हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, रेडिएशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हम थर्मल कंडक्शन डिस्कस करा चुके हैं। उस वीडियो को बच्चों एक बार सुन लें, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, इस वीडियो में रेडिएशन की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं, मेरे बच्चे नोट करें आप, प्रॉपर्टीज ऑफ हीट रेडिएशन। मैं हीट रेडिएशन की बात कर रहा हूं राजा बेटा। हीट रेडिएशन प्रॉपर्टीज देखें जरा इनकी। हीट रेडिएशन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड हीट रेडिएशन आर इंफ्रारेड रेज। हीट रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है मेरे बच्चे, हीट रेडिएशन बोलते हैं हम इंफ्रारेड रेज। हीट रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन जो होते हैं, क्योंकि उनका हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, इसीलिए इंफ्रारेड रेज को हम हीट रेडिएशन बोलते हैं बच्चों। नोट कर लें इस बात को। तुमने देखा हो बहुत ज्यादा तेज कहीं गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा तेज गर्मी है, तो तुमने देखा हो बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है, कहते हैं ना जमीन में से आग निकल रही है, तो जरा कमरे में बैठ करके बाहर रोड को देखना, रोड की तरफ देखना, तो आप देखते हैं ऐसा लगता है कि रोड में से वेपर्स सी निकल रही है। एक्चुअल में बहुत ज्यादा, जब बॉडी ज्यादा टेम्परेचर पर होती है, किसी बॉडी का टेम्परेचर जब ज्यादा होता है, तो उसमें से निकलती है मेरे बच्चे इंफ्रारेड रेज। और वो इंफ्रारेड रेज की जब शैडो दिखाई देती है हमको, तो हमको ऐसा लगता है कि उस बॉडी में से टेम्परेचर के कारण ऐसा वेपर्स सी निकलती हुई दिखाई देती है। एक्चुअल में वो वेपर्स नहीं होती, वो एक्चुअल में इंफ्रारेड रेज की शैडो दिखाई देती है। हीट रेडिएशन बोलते हैं इंफ्रारेड रेज को बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टी नोट करें, आपने गर्म तवा देखा हो, गर्म तवा नहीं जानते, जिस पर खाना बनाते हैं, तवा रखा हुआ हो गैस पर, चूल्हे पर, गर्म हो जाए, तो कैसे पता चलता है ये गर्म हो गया? तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, देखना आप उसमें से वेपर्स सी निकलने लगती हैं। एक्चुअल में वेपर्स नहीं होती हैं, जब दीवार के पास में रखा होता है वो तवा, तो उसमें से निकलने वाली जो वेपर्स होती है ना, वेपर्स नहीं, एक्चुअल में उनमें से निकलती हैं हीट रेज। हीट रेज, हीट रेडिएशन जिनको इंफ्रारेड रेज बोलते हैं, उसकी शैडो दिखाई देती है एक्चुअल में वो, तो हमको ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है इसमें से वेपर्स निकल रही है, तो पता चल जाता है हमको क्या बेटा कि तवा गर्म हो गया है, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, हीट रेडिएशंस और इंफ्रारेड रेज ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, दे कैन ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम। हीट रेडिएशन मीडियम हो तब भी ठीक, मीडियम में भी चल सकती हैं और वैक्यूम में भी चल सकती हैं। दे हैव नो चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इंफ्रारेड रेज मींस हीट रेडिएशन पर जब कोई चार्ज ही नहीं होगा, तो वे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते। क्लियर है? चलिएगा, मैं बात कर रहा हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बोल रहा हूं, स्टीफन्स लॉ। इस टॉपिक पर अक्सर कर क्वेश्चन आया करते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप नोट कर रहे हैं इसे, बड़ा अच्छा रहेगा। यस, स्टीफन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आप नोट कीजिए इसे। अकॉर्डिंग टू प्रीवेस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, अकॉर्डिंग टू प्रीवेस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, ऑल बॉडीज रेडिएट्स हीट एज वेल एज एब्जॉर्ब हीट एट ऑल टाइम एट ऑल टेम्परेचर फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी। अकॉर्डिंग टू प्रीवेस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, हर एक बॉडी हर समय और हर एक टेम्परेचर पर हीट रेडिएट भी करती है, अपने अंदर से हीट निकालती भी है और हीट एब्जॉर्ब भी करती है। यही बात मैंने लिखी है, अकॉर्डिंग टू प्रीवेस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, ऑल बॉडीज रेडिएट्स हीट एज वेल एज एब्जॉर्ब हीट एट ऑल टेम्परेचर एट ऑल टाइम फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी। हर एक बॉडी के सरफेस से हर समय
प्रत्येक टेम्परेचर पर, हर टेम्परेचर पर हीट रेडिएट भी होती है, उसमें से हीट निकलती भी है और वो बॉडी हीट एब्जॉर्ब भी करती है। सोचो जरा दिमाग से, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर मान लीजिए इसका 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और इसके सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग जो मीडियम है उसका टेम्परेचर कम है। तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, all bodies radiate heat as well as absorb heat at all time at all temperature from the surface। मतलब हर एक बॉडी की सरफेस से हर एक टेम्परेचर पर हर समय हीट रेडिएट भी होती है, उसमें से निकलती भी है और उस बॉडी के द्वारा हीट एब्जॉर्ब भी की जाती है। जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा है तो बॉडी रेडिएट ज्यादा करेगी, हीट एब्जॉर्ब कम करेगी, तो बॉडी का टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग टेम्परेचर से तो बॉडी रेडिएट ज्यादा करेगी, हीट एब्जॉर्ब कम करेगी, तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। जैसे कम होते होते जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग मीडियम के टेम्परेचर के बराबर होगा, जब बॉडी और सराउंडिंग दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो उस केस में क्या होगा, बॉडी जितनी हीट रेडिएट करेगी उतनी ही हीट बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। और जब बॉडी के द्वारा रेडिएटेड हीट और एब्जॉर्ब हीट इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, उस केस में बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाएगा। उस केस में बॉडी और सराउंडिंग जो मीडियम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये बात क्लियर है? इसीलिए लाइन लिखी है आपने, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज all body radiates heat as well as absorb heat at all time at all temperature from the surface। किसी भी बॉडी के सरफेस से हर समय और हर एक टेम्परेचर पर हीट रेडिएट भी होती है और वो बॉडी हीट को एब्जॉर्ब भी करती है। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग टेम्परेचर से तो रेडिएट ज्यादा करेगी, एब्जॉर्ब कम करेगी। क्लियर है? और अगर बॉडी का टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम है तो बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी, रेडिएट कम करेगी, तो बॉडी का टेम्परेचर उस केस में बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो बॉडी जितनी हीट रेडिएट करेगी उतनी ही हीट क्या कर लेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। ये बात क्लियर है? मैं बात कर रहा हूं स्टीफन्स लॉ की, मैं स्टीफन्स लॉ में बात कर रहा हूं, रेडिएटेड हीट की बात कर रहा हूं, क्योंकि हर एक बॉडी हर एक टेम्परेचर पर हीट रेडिएट भी करती है और हीट एब्जॉर्ब भी करती है। तो हीट रेडिएट करेगी बॉडी, उसके लिए स्टीफन्स लॉ, या हीट एब्जॉर्ब करेगी उस हीट के लिए स्टीफन्स लॉ। दोनों के लिए, रेडिएटेड हीट के लिए और एब्जॉर्ब हीट के लिए स्टीफन्स लॉ सेम है बच्चों, एक ही है इन्हें। अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स फाउंड दैट heat energy radiated or absorbed by a perfectly black body per unit area per unit time means emissive power of black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. So emissive power or absorptive power of a ideal black body is directly proportional to fourth power of absolute temperature of black body. ये स्टीफन्स लॉ है बच्चों। क्या बेटा? हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, that is emissive power of a black body is directly proportional to fourth power of absolute temperature of ideal black body. So E is a directly proportional T की पावर 4, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो, कांस्टेंट लगा दो सिग्मा। बहुत होशियारी से एक एक शब्द एक एक पॉइंट बोल रहा हूं। कोई
आइडियल ब्लैक बॉडी है ये, मान जाइए आइडियल ब्लैक बॉडी है। क्या बेटा? आइडियल ब्लैक बॉडी उसको बोलते हैं जिस पर आने वाले सभी रेडिएशंस, जिस बॉडी के द्वारा उस बॉडी पर आने वाले सभी हीट रेडिएशंस को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले, उसको आइडियल ब्लैक बॉडी बोलते हैं। मान जाइए ये कोई आइडियल ब्लैक बॉडी है, तो इस बॉडी के, इस ब्लैक बॉडी के यूनिट एरिया से 1 सेकंड में, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जो हीट एनर्जी निकलती है, रेडिएट होती है, इसमें से एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इमिसिव पावर बोलते हैं इस बॉडी की, इस ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर बोलते हैं इसे। इमिसिव पावर मींस एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम of black body is directly proportional to fourth power of absolute temperature of black body। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया, मैंने कांस्टेंट लगा दिया सिग्मा, ठीक है। इमिसिव पावर की यूनिट हो गई जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, क्योंकि आपने बोला है यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में रेडिएटेड एनर्जी इमिसिव पावर है, तो एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, ई इमिसिव पावर है, इमिसिव पावर बराबर होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, ठीक है ना। इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, किसकी? इमिसिव पावर की। यहां पर सिग्मा कांस्टेंट है, वेयर सिग्मा इज कांस्टेंट कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट। सिग्मा को स्टीफन्स कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी यूनिट निकालो बच्चों, टी की पावर 4 को नीचे ले आओ, तो इसकी यूनिट तो ये है, और इसमें टी की पावर 4 से डिवाइड कर देना, तो स्टीफन्स कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, केल्विन की पावर 4, क्योंकि टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, और केल्विन की पावर 4 को नीचे लाओगे तो सिग्मा की यूनिट निकल आई जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन की पावर 4, और स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8, 5 6 7 10 की घात -8, 5 6 7 10 की घात -8, 5 6 7 नहीं है, ये पॉइंट और है, यहां पर ये ध्यान रखना। वेयर सिग्मा इज कांस्टेंट नोन एज स्टीफन्स कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 5.67 10 to -8 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन की पावर 4। क्लियर है? ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए स्टीफन्स लॉ है, इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, अंडरलाइन करना बच्चों इस पॉइंट को, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी, मेरे साथ साथ इसे नोट करते जाइए। फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, नॉट परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी ना हो, किसी ऑर्डिनरी बॉडी की बात कर रहा हूं, तो उसकी इमिसिव पावर को मैंने शो किया है ई डैश से, ई डैश बराबर, इसमें स्मॉल ई से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इनटू सिग्मा ई की पावर 4। इमिसिव पावर है ऑर्डिनरी बॉडी की, तो इमिसिव पावर की यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड होती है। इस स्मॉल ई को बोलते हैं मेरे बच्चे, वेयर स्मॉल ई इज द इमिसिविटी और रिलेटिव इमिटेंस, और रिलेटिव इमिसिव पावर बोलते हैं इसको। इस स्मॉल ई को रिलेटिव इमिसिव पावर बोलते हैं इसे। क्या बेटा? स्मॉल ई को बोलते हैं इमिसिविटी और रिलेटिव इमिटेंस, रिलेटिव इमिटेंस कहिए या रिलेटिव इमिसिव पावर कहिए ऑफ द बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी, विच हैज नो यूनिट। फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी इमिसिविटी, रिलेटिव इमिसिविटी 1 होती है, फॉर परफेक्टली व्हाइट बॉडी रिलेटिव इमिटेंस 0 होगा। क्लियर है? सो फॉर ऑर्डिनरी बॉडी रिलेटिव इमिसिव पावर लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 1। रिलेटिव इमिसिव पावर ऑर्डिनरी बॉडी की 1 से तो कम और 0 से ज्यादा।
जैसे किसी बॉडी की रिलेटिव इमिटेंस 80% है, 80%, इट मीन्स दैट इज रिलेटिव इमिटेंस इज इक्वल टू 0.8। क्लियर है? अगर किसी बॉडी की रिलेटिव इमिसिव पावर, रिलेटिव इमिसिव पावर बोलता है वो, इमिसिव पावर of ordinary body, relative emissive power of ordinary body is 20%। इसका संचय हो गया that is relative emissivity is equal to 0.2, that is value of E is less than 1 or greater than 0। यही बात मैंने यहां लिखी है। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए रिलेटिव इमिसिव पावर 1 से कम और 0 से ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में किसी ऑर्डिनरी बॉडी से रेडिएटेड होने वाली हीट एनर्जी का अमाउंट ई डैश इक्वल टू रिलेटिव इमिसिविटी इनटू सिग्मा टी की पावर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉब्लम है ये बात, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है बच्चों, यहां पर अंडरलाइन कर लो इसे। द टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय द ऑर्डिनरी बॉडी यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी है? स्मॉल ई इंटू सिग्मा टी की पावर 4। तो ए एरिया से टी टाइम में टोटल एनर्जी कितनी रेडिएट होगी? टोटल हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय ऑर्डिनरी बॉडी इज गिवन बाय द रिलेशन इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू ई, ये इमिसिव पावर है, इंटू एरिया इंटू टाइम। ये तो रिलेटिव इमिसिविटी है, ये इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, इसकी जगह पर लिख सकता हूं सिग्मा टी की पावर 4। ए एरिया है बॉडी का और टी टाइम में टोटल एनर्जी रेडिएटेड। जैसे ये कोई ऑर्डिनरी बॉडी है, इसी की रिलेटिव इमिसिविटी इस बॉडी की स्मॉल ई, तो इस बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में निकलने वाली एनर्जी का अमाउंट होगा स्मॉल ई इंटू सिग्मा टी की पावर 4। और इस बॉडी के ए एरिया से टी टाइम में टोटल निकलने वाली एनर्जी क्या होगी? ई डैश ए इंटू टी, ई डैश की जगह पर ये वैल्यू लिख दो, सिग्मा टी की पावर 4 एरिया इस बॉडी का और इंटू इसका टाइम। तो इस बॉडी से टोटल निकलने वाली हीट एनर्जी का अमाउंट निकल आएगा इससे। ठीक है ना? रेडिएटेड पावर क्या होगी मेरे बच्चे? रेडिएंट पावर या रेडिएटेड पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी Q अपॉन T इक्वल टू स्मॉल ई इंटू सिग्मा टी की पावर 4 इंटू एरिया। इसको क्या बोलते हैं? रेडिएंट पावर। ये बात मैंने लिख दी यहां पर, ये रही। तो टोटल रेडिएंट पावर P बराबर Q अपॉन T, Q अपॉन T, T को नीचे ले लो तो क्या हो जाएगा? E इंटू सिग्मा टी की पावर 4 इंटू ए, ये रहा E इंटू सिग्मा टी की पावर 4 इंटू ए। नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कर लिया होगा मेरे बच्चे, इसमें कुछ है नहीं, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, सिंपल सा पॉइंट लिखा है, क्वेश्चन प्रॉब्लम लिखी है डायरेक्टली। जैसे कोई ऑर्डिनरी बॉडी है, ये कैसी बॉडी है? ऑर्डिनरी बॉडी। ये कोई, ध्यान दो मेरी बात पर, ऑर्डिनरी बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी ऑफ टेम्परेचर T इज केप्ट इन एनवायरमेंट ऑफ टेम्परेचर T0। एनवायरमेंट का टेम्परेचर T0 है, बॉडी का टेम्परेचर T है। तो बॉडी का टेम्परेचर T ज्यादा है एनवायरमेंट के टेम्परेचर से, तो इस बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में रेडिएंट एनर्जी कितनी होगी? इस बॉडी से यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में रेडिएंट एनर्जी मेरे बच्चे, इसमें से क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग टेम्परेचर कम है, तो इतनी तो एनर्जी इसमें से रेडिएट होगी और इतनी इसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी कितनी? सिग्मा T0 की पावर 4। तो टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो सिग्मा टी की पावर 4, तो एब्जॉर्ब, ये तो रेडिएट हुई इसमें से और इतनी एब्जॉर्ब हुई, तो टोटल कितनी रेडिएट हुई? जितनी एब्जॉर्ब
रेडिएट हुई है उसमें से एब्जॉर्ब वाली एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दो। ऑर्डिनरी बॉडी है तो इसमें स्मॉल ई से मल्टीप्लाई कर देना। तो रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। रेडिएट ज्यादा होगी, एब्जॉर्ब कम होगी, तो नेट कितनी रेडिएट होगी, ये कंडीशन मैंने यहां पर नोट कर दी है बच्चों। देखो क्या लिखा है, इफ एन ऑर्डिनरी बॉडी एट टेम्परेचर T is surrounded by an environment of temperature T naught, then according to Stephen's law, Stephen's law may be put as E dash is equal to, क्योंकि ऑर्डिनरी बॉडी है, स्मॉल ई इंटू सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। और ये तभी लगाएंगे, शर्त ये है कि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा है, सराउंडिंग टेम्परेचर लेस देन बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो रेडिएट ज्यादा करेगी, सराउंडिंग कम है एब्जॉर्ब कम करेगी। तो नेट कितनी एनर्जी उसमें से रेडिएट होगी, ऑर्डिनरी बॉडी है तो स्मॉल ई से मल्टीप्लाई किया है, जितनी रेडिएट हुई है उसमें से एब्जॉर्ब वाली मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी, ठीक है ना। सिग्मा को मैंने कॉमन ले लिया, इसकी यूनिट होगी इमिसिव एनर्जी, हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो इसीलिए इसकी यूनिट होगी जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। क्लियर, चलिएगा। अगर ये बॉडी, एक स्पेशल और मोस्ट इंपोर्टेंट नोट, टोटल हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय आइडियल ब्लैक बॉडी, टोटल हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय आइडियल ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी, और ब्लैक बॉडी मान लो ये स्फेरिकल है, कैसी है, स्फेरिकल। तो टोटल हीट रेडिएटेड बाय आइडियल ब्लैक बॉडी सिग्मा टी की पावर 4 इंटू एरिया इंटू टाइम, ठीक है ना। और स्फेरिकल बॉडी है तो फॉर स्फेरिकल बॉडी, ध्यान देना मेरी बात पर बच्चों, टोटल एनर्जी स्फेरिकल बॉडी है तो एक ही जगह पर क्या लिख देंगे हम, सिग्मा टी की पावर 4, और एक ही जगह पर लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू टाइम। ये बात क्लियर है, नोट कर लो इस पॉइंट को, नोट करना चाहते हो तो कर लो, ठीक रहेगा, नोट कर लीजिए आप इसे, कर लिया। चले आगे बच्चों, एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन ऑर्डर टू डबल द हीट रेडिएटेड बाय ए बॉडी, इट्स टेम्परेचर इज टू मेड 2 की पावर 1/4 टाइम्स, और 2 की पावर 1/4 टाइम्स कह रही हूं, 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/4 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/4 का मतलब क्या हुआ, रूट टू का रूट, यही तो मतलब हुआ। और 2 का रूट कितना होता है, 1.414 की पावर 1/2। 2 की पावर 1/4 को मैं लिख सकता हूं रूट 2 का रूट, और 2 का रूट क्या होता है 1.414 की पावर 1/2। तो जरा गौर से देखो, इन ऑर्डर टू डबल द हीट रेडिएटेड बाय ए बॉडी, इट्स टेम्परेचर इज टू बी मेड 2 की पावर 1/4 टाइम्स, और रूट 1.414 टाइम्स। भाई 2 का रूट कितना हो गया, 2 की पावर 1/4 का मतलब होता है रूट 2 का रूट, और 2 का रूट होता है 1.414 और इसका रूट इतने टाइम्स, और 1.414 का रूट लेंगे तो 1.414 का रूट होता है मेरे बच्चे, इसका रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.19 टाइम्स, और 1.19 टाइम्स मीन्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज्ड बाई 19%, then heat radiated by the body
बिकम डबल। देखो यहां से देख लो, जरा गौर से देखो, ध्यान से देखो, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है बच्चों। अगर ये वैल्यू सब कांस्टेंट हो तो इस हीट को डबल करना है मुझे। हीट डबल तब होगी जब बॉडी का टेम्परेचर √2 की पावर 1/2 टाइम्स कर दो। क्या मेरे बच्चे, टेम्परेचर को कितने टाइम्स, फिर से समझो इस बात को, इस पॉइंट को फिर से समझो, इस पॉइंट को फिर लिख रहा हूं बच्चों में, यहां से मैं मिटा रहा हूं, देखो इसे, इस रेडिएटेड हीट को मुझे डबल करना है। देखो जरा ध्यान से, इस रेडिएटेड हीट को मुझे डबल करना है, इसको डबल करना है, तो T की पावर 4 की वैल्यू डबल होनी चाहिए ना। इसको डबल करने का मतलब है, ये डबल तब होगा जब T की पावर 4, इसकी वैल्यू T की पावर 4 की वैल्यू डबल हो जाए, कभी से 2 टाइम्स हो जाए। इसका मतलब T की पावर 4 की वैल्यू 2 टाइम्स हो, और ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है ही, ये कांस्टेंट और इसको डबल करना है। ये डबल तब होगा जब T की पावर 4 की वैल्यू डबल हो जाए। डबल का मतलब 2 टाइम्स हो, और इसकी पावर 4 को हटाओ, तो इसका मतलब टेम्परेचर जो होना चाहिए 2 की पावर 1/4 होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 2 की पावर 1/4 टाइम्स कर दिया जाए, मीन्स √2 का रूट टाइम्स, और √2 का मतलब होता है 1.414 का 1/, इसका रूट, और इसकी वैल्यू होगी 1.19 टाइम्स। इसका मतलब टेम्परेचर अगर किसी बॉडी का हम 1.19 टाइम्स मीन्स 19%, अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर हम 19% बढ़ा दें, उस बॉडी से रेडिएटेड हीट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर है या नहीं है क्लियर? सुन लो मेरी बात को ध्यान से। ये रेडिएटेड हीट डबल तब होगी कब, जब इस T की पावर 4 की वैल्यू डबल हो जाएगी, और इसकी वैल्यू डबल, T की पावर 4 का मान डबल होने का मतलब इसकी पावर 4 हटा दो यहां से, तो 2 की पावर 1/4 टाइम्स टेम्परेचर हो जाए 2 की पावर 1/4 टाइम्स, और 2 की पावर 1/4 का मतलब होता है √2 का रूट, और 2 का रूट होता है 1.41 का, 1.41 का रूट, 1.41 का रूट लेंगे तो 1.19 टाइम्स आएगा। इसका मतलब अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 1.19 टाइम्स कर दिया जाए, इट मीन्स बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाकर 19% बढ़ा दें, तो उस बॉडी से रेडिएटेड हीट जो होगी क्या होगी, डबल्ड होगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्लियर है ये बात? इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज डबल्ड, अगर किसी बॉडी का हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल करें, जरा गौर से देखो, यहां से आगे की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, ये बात क्लियर हो गई होगी बात। इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, अगर टेम्परेचर को, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम डबल कर रहे हैं, केवल क्या डबल कर रहे हैं मेरे बच्चे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल कर दिया जाए। सुनो मेरी बात को, स्टीफन्स लॉ तो ये है, ठीक है ना। इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ T इज डबल्ड, टेम्परेचर को हम डबल कर दें, ठीक है ना मेरे बच्चे, टेम्परेचर को डबल कर दें मीन्स टेम्परेचर को हम 2 टाइम्स कर दें, 2 टाइम्स, तो हीट कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4, तो हीट हो जाएगी, क्योंकि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर 4 कह रहे हो आप, ये डबल कर दिया, तो इसका मतलब 2 की पावर 4 टाइम्स, और 2 की पावर 4 टाइम्स का मतलब कितना हो गया, 16 टाइम्स। तो रेडिएटेड हीट कितने टाइम्स हो जाएगी, रेडिएटेड हीट हो जाएगी 16 टाइम्स। यही बात मैंने लिखी है। इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज डबल्ड, देन द टोटल हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय ए बॉडी बिकम 16 टाइम्स। यहां तक बात क्लियर है? ये बात क्लियर है मेरे बच्चे?
अब मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, यहां से आगे सुनो जरा। अगर ये बॉडी, जिस बॉडी से हीट रेडिएट हो रही है, अगर वो स्फेरिकल बॉडी है, कैसी बॉडी है मेरे बच्चे? स्फेरिकल बॉडी है। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, मैंने ऊपर नोट किया है, ध्यान दो। टोटल हीट रेडिएटेड बाई आइडियल ब्लैक बॉडी, और ब्लैक बॉडी कैसी है? स्फेरिकल है, स्फेरिकल बॉडी है। तो स्फेरिकल बॉडी से रेडिएटेड हीट क्या होगी? सिग्मा टी की पावर 4 ए इंटू टी, और बॉडी स्फेरिकल है तो स्फीयर का एरिया होता है मेरे बच्चे, फॉर स्फीयर, स्फेरिकल बॉडी। स्फेरिकल बॉडी के लिए एरिया क्या लिखेंगे हम? ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो हीट रेडिएटेड बाई स्फेरिकल बॉडी सिग्मा टी की पावर 4, ए की जगह पर लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टाइम। जरा गौर से देखो, अगर ये वैल्यू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, ठीक है ना? मैंने एक लाइन लिखी है, देखो जरा ध्यान से। इन ऑर्डर टू डबल द हीट रेडिएटेड बाई ए स्फीयर और स्फेरिकल बॉडी, देन इट्स रेडियस इज टू बी मेड √2 टाइम्स। इसकी रेडियस को अगर हम √2 टाइम्स कर दें, √2 टाइम्स का मतलब रेडियस √2 टाइम्स कर देंगे, एरिया हो जाएगा डबल, और एरिया डबल हो जाएगा तो उससे रेडिएटेड हीट क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स, ठीक है ना? रेडियस √2 टाइम्स मींस, √2 टाइम्स मींस 1.414 टाइम्स कर दें अगर हम रेडियस। इट मींस अगर हम किसी स्फेरिकल बॉडी की रेडियस 41.4% अगर हम इंक्रीज कर दें, क्या बेटा? इंक्रीज कर दी जाए उसकी रेडियस कितनी? 41.4%। इफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 41.4%, देन हीट रेडिएटेड बाय स्फेरिकल बॉडी बिकम डबल। यही लिखा है, इन ऑर्डर टू double the heat radiated by a spherical body, its radius is to be made √2 times, that is area doubled or radius increased by 41.4%। यहां तक बात क्लियर है? ये पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे, मैं जहां तक समझता हूं। कर लिए हैं मेरे बच्चे? चलिए मैं यहां से आगे की बात कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, आप इसको पहले नोट कीजिए मेरे बच्चे, तब आपको समझ आएगी मेरी बात। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नोट कीजिए आप पहले इस पॉइंट को। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, मान लीजिए ये टी टेम्परेचर है बॉडी का, T0 सराउंडिंग टेम्परेचर है बॉडी का टेम्परेचर। जैसे ये बॉडी है, ये तो बॉडी है, इसका टेम्परेचर T, और इसके सराउंडिंग जो मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर, ध्यान दीजिए, सराउंडिंग मीडियम जैसे एयर है, इसका टेम्परेचर T0 है, ठीक है ना? बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग टेम्परेचर से, तो टेम्परेचर डिफरेंस T स्मॉल t इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग T माइनस T0, ठीक है? तो बॉडी का टेम्परेचर T बराबर कितना हो गया? इस T0 को इधर ले लो, T प्लस T0, ये बॉडी का टेम्परेचर हो गया। मैंने लिख दिया, ये रहा बॉडी का टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर स्मॉल टी का टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। तो टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिफरेंस है। बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग टेम्परेचर कम है, तो बॉडी का टेम्परेचर निकाल सकता हूं मैं यहां से, T बराबर इस T0 को इधर ले लो, तो T0 प्लस T, इसको इक्वेशन नंबर डाल दो फर्स्ट। नेट हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बॉडी से 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में नेट रेडिएटेड हीट होगी E बराबर सिग्मा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4,
मेरे बच्चे ध्यान से पढ़ना, आनंद के साथ पढ़ना, इसको इक्वेशन नंबर डालो सेकंड, मजे से पढ़िए तभी आनंद आएगा। ठीक है भाई, ये बात सबको क्लियर है मेरे बच्चे? यस। पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी मींस टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर यहां से हटाओ इक्वेशन फर्स्ट से, और इस इक्वेशन सेकंड में इस जगह पर लिख दो। इस टी की जगह पर यहां से टी नॉट प्लस टी लिखो यहां पर, तो यहां पर टी नॉट प्लस टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। यहां तक ठीक है। इस इक्वेशन को जरा गौर से देखो, इसमें से एक काम करो, इस टी नॉट को बाहर ले लो, इस टी नॉट को इस ब्रैकेट से यहां से। तो जरा गौर से देखो, इस टी नॉट को जब बाहर निकालोगे तो इसकी पावर 4 साथ आएगी, तो टी नॉट की पावर 4 यहां आएगा। यहां पर टी नॉट से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस स्मॉल टी अपॉन टी नॉट की होल पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 यहां बाहर ले लिया, तो यहां पर बचेगा 1। तो अप्लाई कर दो बाइनोमियल थ्योरम। इफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इज नॉट वेरी लार्ज, इसका मतलब बॉडी और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है ना स्मॉल टी, इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो उस केस में क्या बेटा यूज कर लो क्या? बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम यूज करने के लिए आप इस ब्रैकेट में से टी नॉट को बाहर निकालो, यहां पर इसमें से कॉमन लो इस टी नॉट को यहां पर। टी नॉट जब यहां बाहर आएगा तो इसमें से टी नॉट की पावर 4 यहां साथ आएगी ना बाहर, यहां से टी नॉट कॉमन आएगा, तो यहां तो आ जाएगा 1 प्लस स्मॉल टी अपॉन टी नॉट की होल पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 बाहर आ गया, तो यहां बचेगा 1। तो देखो मैंने यही लिखा, ये रहा, चेक कर लो आराम से। इस इक्वेशन को जरा गौर से देखो, यही है, ये तो सिग्मा है, टी नॉट की पावर 4 और टी नॉट की पावर 4 मैंने बाहर लिख दिया यहां पर, ये रहा। यहां पर टी नॉट कॉमन आएगा तो यहां टी नॉट अपॉन टी नॉट तो 1 आ गया, प्लस टी अपॉन टी नॉट ये रहा, इसकी पावर 4 ये रही, ये टी नॉट की पावर 4 मैंने बाहर ले लिया है, तो यहां पर बचेगा 1, ये रहा। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे। यहां तक बात क्लियर है तो जरा एक काम कर दो, इसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दो। यहां पर बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, इस पावर की पावर है ना 4, वैल्यू ऑफ टी अपॉन टी नॉट इज लेस देन 1, तो उस केस में इस पावर का मल्टीप्लाई यहां पर कर देना। तो देखो E इज इक्वल टू सिग्मा टी नॉट की पावर 4 ये रहा, ये 1 प्लस प्लस ये पावर मैंने नीचे उतार दी 4 टी अपॉन टी नॉट और माइनस 1, ये ब्रैकेट बंद। मेरे ख्याल से इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, एक टी नॉट से इस टी नॉट से यहां पर टी नॉट की पावर 3 बचेंगे, तो सिग्मा टी नॉट की पावर 3, टी नॉट की पावर 3, ये 4 ये रहा और स्मॉल टी ये रहा। ये इक्वेशन चलो चेक कर लो ठीक से, आराम से तसल्ली से, मैं इसे हटा दे रहा हूं। क्लियर? यहां पर जरा गौर से देखो, 4 कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट, और टी नॉट क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर। ये भी कम समय के लिए ये भी सेम रहेगा, तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई। ये वाली बात मैंने, ये इक्वेशन E बराबर 4 सिग्मा टी नॉट की पावर 3 इंटू स्मॉल टी मैंने यहां लिख दिया है। ये वैल्यू कांस्टेंट है बच्चों, चेक कर लो भाई, 4 तो प्योर नंबर है, सिग्मा स्टीफांस कांस्टेंट, ये वैल्यू बदलेगी नहीं। सराउंडिंग टेम्परेचर इतना तेजी से नहीं बदलेगा, ये बात मान सकते हैं, आपकी बात, बहुत ज्यादा समय बाद। तो नियरली हम सराउंडिंग टेम्परेचर को क्या माने? कांस्टेंट माने। देन E is a directly proportional to temperature difference between body and surrounding. So E is the rate of cooling, and the rate of cooling means heat radiated per unit area per unit time from a body by radiation is a directly proportional to temperature difference between body and surrounding. ये इसका मतलब Newton's cooling law can be derived from Newton's law of cooling can be derived from Stephen's law.
इसको ड्राइव किया है मेरे बच्चे किससे? स्टीफन्स लॉ से। Hence the rate of cooling means heat radiated per unit area per unit time by radiation by a body is directly proportional to temperature difference between body and surrounding। ये बात मैंने यहाँ लिखी है। Hence the rate of cooling of a body by radiation is directly proportional to the temperature difference between the body and surrounding। It is valid up to nearly 35 degree Celsius temperature difference। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग केवल तभी वैलिड होता है जब बॉडी और सराउंडिंग टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है वो नियर अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस। क्या बेटा? क्या मेरे बच्चे? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इट इज वैलिड, किसकी बात कर रहा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहां पर लिख देना। इट इज वैलिड, तो इट किसके लिए लिखा है? ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज वैलिड, यहां पर लिख लेना। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज वैलिड अप टू नियरली 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग फॉर ग्रेटर टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी और सराउंडिंग का 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड नहीं होता। तो उस केस में हम अप्लाई करते कौन सा लॉ? स्टीफेंस लॉ इज टू बी अप्लाइड। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी, ये बात अंडरलाइन कर लेना। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज वैलिड अप टू नियरली 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। क्वेश्चन प्रॉब्लम है, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ फॉर ग्रेटर टेम्परेचर डिफरेंस, ग्रेटर का मतलब जहां टेम्परेचर डिफरेंस 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो वहां पर स्टीफेंस लॉ इज टू बी एप्लीकेबल। तो उस केस में फिर हम स्टीफेंस लॉ लगाते हैं बच्चों। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी, अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज ड्राइव्ड फ्रॉम स्टीफेंस लॉ। ठीक है ना? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किसमें से निकला है? स्टीफेंस लॉ में से। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के पिताजी हैं कौन? स्टीफेंस, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पैदा हुआ है इसमें से। तो स्टीफेंस लॉ इज द फादर ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ऐसे बोलिए आप। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को ड्राइव किया है किससे? स्टीफेंस लॉ से। ऐसे याद रहेगा ना आपको, स्पेशल फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बच्चों बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम है ये, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप नोट करेंगे, मजा आएगा आपको, बहुत ज्यादा मजा आएगा। फास्ट नोट कर लो आप इसे, तभी आपको जल्दी से समझ भी आएगा मेरे बच्चे। स्पेशल फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्पेशल फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर जो क्वेश्चन बेस्ड हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व होंगी आपकी इस स्टेटमेंट से। नोट कीजिए, इफ ए बॉडी कूल्स बाई रेडिएशन, अगर कोई बॉडी रेडिएशन के द्वारा ही ठंडी हो रही हो। इफ ए बॉडी कूल्स बाई रेडिएशन फ्रॉम θ1 डिग्री सेल्सियस टू θ2 डिग्री सेल्सियस इन अ टाइम टी समय में रेडिएशन के द्वारा किसी बॉडी का टेम्परेचर θ1 से घट करके θ2 रह जाए, तो उस केस में बॉडी के टेम्परेचर फॉल होने की रेट मींस रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी? देन रेट ऑफ कूलिंग मींस टेम्परेचर फॉल पर यूनिट टाइम, dθ/dt। रेट ऑफ कूलिंग बोलते हैं इसको, टेम्परेचर फॉल पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ कूलिंग। आर से डिनोट करते हैं हम उसको। टेम्परेचर फॉल पर यूनिट टाइम मींस रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू θ1 - θ2 अपॉन टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट है के θ1 + θ2 अपॉन 2 माइनस environment temperature θ0, that is rate of cooling of body by radiation from θ1 to θ2 temperature in a time t is given by the relation temperature fall per unit time is directly proportional to
rate of cooling of body is directly proportional to temperature difference between mean temperature of body and surrounding। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेटमेंट है। रेट ऑफ कूलिंग मीन्स टेम्परेचर फॉल पर यूनिट टाइम ऑफ ए बॉडी थ्रू रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। ये तो मीन टेम्परेचर है बॉडी का और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है और इन दोनों टेम्परेचरों का डिफरेंस है। किस किस का डिफरेंस है? ये मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग का जो टेम्परेचर डिफरेंस है। रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेटमेंट है। मीन टेम्परेचर बॉडी का और सराउंडिंग टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ कूलिंग उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब बॉडी का मीन टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर के बीच में जितना डिफरेंस ज्यादा है रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी, बॉडी तेजी से ठंडी होगी। इसका मतलब ये जैसे किसी बॉडी, एक बॉडी का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, 90 और 30 के बीच का अंतर 60 है। एक बॉडी का टेम्परेचर 50 है, सराउंडिंग 30 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20 है। तो जिसका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उसकी रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी। इसका टेम्परेचर ज्यादा है वो जल्दी ठंडी होगी, जिसका टेम्परेचर कम है वो देर से ठंडी होगी। बहुत बड़ा अजीब सी बात लग रही है बच्चों। इसका मतलब गर्म बॉडी जो होती है जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा होता है वो बॉडी तेजी से ठंडी होती है, और जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग बॉडी के सराउंडिंग टेम्परेचर के पास में होता है उसके रेट ऑफ कूलिंग उसकी कम होती है, वो देर से ठंडी होती है, उसको ठंडा होने में टाइम ज्यादा लगता है बच्चों। ये बात नोट कर लो आप इस बात को। डी थीटा अपॉन डी टी को लिख सकते हैं θ1 माइनस θ2 अपॉन टी, टेम्परेचर फॉल पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ कूलिंग। एक एक शब्द बड़ा होशियारी से बोल रहा हूं बच्चों। ये इनिशियल टेम्परेचर है बॉडी का, ये फाइनल टेम्परेचर है, और अपॉन 2 इसको बोलते हैं मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। θ0 यहां पर सराउंडिंग टेम्परेचर है बच्चों। कौन सा टेम्परेचर है? सराउंडिंग टेम्परेचर है। दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन मीन टेम्परेचर, मीन और लिख दो मीन, मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। ये बॉडी का मीन टेम्परेचर है और ये सराउंडिंग टेम्परेचर है। तो बॉडी के मीन टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसीलिए इसे बोलते हैं हम, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। यहां पर के को बोलते हैं कूलिंग कांस्टेंट। के ये वाला के कूलिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, बिल्कुल नियम बिल्कुल क्लियर, नियम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। मीन टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ कूलिंग उतनी ज्यादा होगी। टेम्परेचर का डिफरेंस जितना कम होगा रेट ऑफ कूलिंग उतनी कम होगी। टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है। इसका मतलब जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है वो तेजी से ठंडी होगी, मीन जल्दी ठंडी होगी, उसको ठंडा होने में समय कम लगेगा। और जिस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के पास में है उसका टेम्परेचर गिरने में समय ज्यादा लगेगा, मतलब उस बॉडी को ठंडा होने में समय ज्यादा लगेगा। ये बात लिखी है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इट इज क्लियर दैट द ग्रेटर इज द टेम्परेचर डिफरेंस ग्रेटर इज द रेट ऑफ कूलिंग एंड वाइस वर्सा। ये बात क्लियर हो गई होगी। फॉर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट सी बात लिखी है बच्चों, यहां पर बेहतरीन और गजब का पॉइंट लिखा है। जैसे किसी बॉडी का टेम्परेचर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा बात बोल रहा हूं। ये कोई बॉडी है, मान जाइए, और मान लीजिए सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर मान जाओ
30 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान से सुनना मेरी बच्चे बात। इस बॉडी का टेम्परेचर मान लो 70 डिग्री सेल्सियस है और इस बॉडी का टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर तो 30 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का टेम्परेचर 70। इस बॉडी को 70 से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में टाइम मान लो T1 सेकंड लग रहा है। ध्यान देना। फिर 60 से 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में टाइम T2 लग रहा है और 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में टाइम T3 लग रहा है। तो बताइए कौन सा टाइम इसमें ज्यादा होगा, कौन सा टाइम कम होगा। जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा मेरे बच्चे, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है 40 है, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस और कम हो गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस जहां ज्यादा होगा वहां ठंडा होने में समय कम लगेगा। इसका मतलब T1 यहां पर 70 से 60 होने में टेम्परेचर कितना डाउन हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस टाइम T1 लगा। 60 से 50 होने में टाइम T2 लगा। यहां पर भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस फॉल हुआ है, टाइम T2 लगा। यहां 50 से 40 होने में टाइम T3 लगा। तो जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के पास आता जाएगा बॉडी की रेट ऑफ कूलिंग कम होती जाएगी। इसका मतलब बॉडी को ठंडा होने में समय ज्यादा लगेगा। तो पहले 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल होने में टाइम T1 है, अगला 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल होने में जो टाइम लगेगा T2 ना, वो T1 से ज्यादा होगा मेरे बच्चे। और फिर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल हो रहा है तो ये टाइम इससे और ज्यादा होगा। इसका मतलब T1 लेस देन T2 लेस देन T3। ये बात क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब गर्म जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है सराउंडिंग टेम्परेचर से वो बॉडी तेजी से ठंडी होती है और जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के पास में है उसकी रेट ऑफ कूलिंग कम होगी। इसका मतलब उसको ठंडा होने में टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर है। एक छोटा सा बहुत बेहतरीन सा मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है बच्चों, बहुत गजब का एग्जाम्पल लिखा है। आप अगर इसको ध्यान देंगे तो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा है, आपको समझ आएगा। दो व्यक्ति हैं, एक पर्सन ए और एक पर्सन बी। ये दोनों लोग एक जगह पर बैठ करके इनके बीच में डिसाइड हुआ कि किसी रेस्टोरेंट पर चलकर चाय पीनी है भाई। अरे जैसे एक पर्सन, दो पर्सन है, दो व्यक्ति हैं ए और एक पर्सन बी। इन दोनों ने कहीं बैठ करके ये डिसाइड किया कि भाई रेस्टोरेंट पर चलना है, चल करके वहां चाय पिएंगे। चलो ठीक है ना, आज हमने डिसाइड कर लिया कि कल चलेंगे रेस्टोरेंट पे और वहां बैठ करके हम चाय पिएंगे। ठीक है ना। पर्सन ए और बी ने हमने पहले डिसाइड कर लिया कि किसी दिन, मतलब एक दिन निश्चित कर लिया कि कल या परसों या ठीक है ना शाम को हम रेस्टोरेंट चलेंगे और वहां पर रेस्टोरेंट पर बैठ करके चाय पिएंगे। ठीक है ना, ये डिसाइड कर लिया और हमने टाइम निश्चित कर लिया कि शाम को 5 बजे हम रेस्टोरेंट पर चलेंगे और वहां चल करके चाय पिएंगे। ए और बी ने ये डिसाइड कर लिया। ठीक है ना। जब पर्सन ए घर से चला तो उसने पर्सन बी को कॉल किया कि भाई मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूं, आप आ जाइए, पहुंच रहे हैं, वहां जाकर बैठ करके चाय पिएंगे। तो पर्सन ए ने जब कॉल बी को किया तो पर्सन ए ने बी को जब कॉल किया तो बी ने कहा ठीक है चलो आप पहुंचो, मैं पहुंच रहा हूं, 2-4 मिनट अगर लेट भी हो जाऊं तो इंतजार करना, कोई बात नहीं। तो पर्सन ए पहले पहुंच गया रेस्टोरेंट पर। मान जाइए कि पर्सन ए जहां भी चाय पीनी थी रेस्टोरेंट पर वहां पहले पहुंच गया। कौन? पर्सन ए। और वहां पर चल करके पर्सन बी को उसने फोन किया, उसने कहा भाई मैं तो आ चुका हूं, आप कहां हो, आप जल्दी आ जाओ। तो पर्सन बी ने कह दिया पर्सन ए से कि भाई आप पहुंच गए हो, तब तक चाय ऑर्डर करो, मैं पहुंच रहा हूं। ए ने बोल दिया फोन पर डायरेक्ट पर्सन ए से, जो पहले रेस्टोरेंट पर पहुंच गया है। मान जाइए आप। तो इसने क्या किया, इस पर्सन ने रेस्टोरेंट में बैठ करके उसने चाय ऑर्डर कर दी 2 कप, कि 2 कप चाय लेकर के आओ। ठीक है नहीं, और वो वेट करने लगा पर्सन बी का। ठीक है ना। तो उस रेस्टोरेंट में जो वेटर है वो वेटर आपके टेबल पर
दो केटली रख गया, दो केटल में, एक केटल में तो बॉइल्ड वाटर और एक केटल में कोल्ड मिल्क, एक में तो रख गया क्या मेरे बच्चे, बॉइल्ड वाटर, ठीक है ना, टी वाला, अरे गर्म पानी, और एक केटल में लेकर के आया वो कोल्ड मिल्क, कोल्ड का मतलब हल्का गुनगुना, ठीक है ना, मिल्क लेके आया, और एक रख गया कप, एक कप रख गया, कप, एक नहीं दो कप रखेगा वो, एक कप पर्सन ए का और एक पर्सन बी का, दो लोग, दो चाय ऑर्डर किया ना आपने, दो कप रख गया आपके पास टेबल पर, ठीक है ना, दो तो केटल रख गया, एक केटल में तो बॉइल्ड वाटर है, एक में कोल्ड मिल्क और दो कप, क्लियर, यहां तक बात क्लियर है। पर्सन ए बैठा हुआ है रेस्टोरेंट में, उसकी टेबल पर वेटर ने ला करके क्या रख दिया है, बॉइल्ड वाटर रख दिया, कोल्ड मिल्क रख दिया और दो कप रख दिए, और अभी भी पर्सन बी आया नहीं वहां पर, तब तक उसने क्या किया, फिर पर्सन ए ने पर्सन बी को फोन किया, उन्होंने कहा भाई जल्दी आ जाओ, चाय ठंडी हो रही है, चाय आ चुकी है, तो उसने कहा बस फटाफट आप चाय बनाइए, बस मैं पहुंचने वाला हूं, गेट पर। तुरंत क्या किया, अभी ये आया नहीं, तब तक इसने क्या किया, पर्सन ए ने अपने कप में बॉइल्ड वाटर डाला, इसमें क्या डाल दिया, पर्सन ए ने एक कप ए और एक कप बी, पर्सन बी के लिए उसने डिसाइड कर लिया ये मेरा कप है, ये पर्सन बी का है, उसने दोनों कप में क्या डाल दिया, बॉइल्ड वाटर, जरा ध्यान से सुनना, इसमें बॉइल्ड वाटर डाल दिया, उसने बॉइल्ड वाटर डाल दिया इसमें अपने कप में, और यही बॉइल्ड वाटर इसमें से पर्सन बी के में डाल दिया बॉइल्ड वाटर, और अपने कप में तुरंत उसने क्या कर दिया, मिला दिया, इसमें कोल्ड मिल्क मिला दिया उसने अपने कप में, क्या बेटा, इस वाले कप में बॉइल्ड वाटर जिसमें डाला है उसमें कोल्ड मिल्क मिक्स कर दिया, इसमें कोल्ड मिल्क, कोल्ड मिल्क तुरंत मिक्स कर दिया इमीडिएटली अपने कप में, और इतना काम करके इसने कप अपना कोल्ड मिल्क प्लस बॉइल्ड वाटर से भर लिया, और इसमें बॉइल्ड वाटर डाल करके उसको छोड़ दिया, और ये पर्सन ए पर्सन बी के आने का इंतजार करता रहा, ठीक है, कुछ समय तक, मान लो ये दोनों कप मान लो 4 मिनट तक रखे रहे, 4 मिनट हो गए, तब उसके बाद 4 मिनट बाद वो पर्सन बी आया, ये दोनों कप एज इट इज, पर इसमें बॉइल्ड वाटर प्लस कोल्ड मिल्क मिला दिया, और इसमें केवल बॉइल्ड वाटर है, दोनों ही कप पर्सन ए पर्सन बी के आने का इंतजार करता रहा, और ये तब तक ये 4 मिनट तक, मान जाओ 4 मिनट तक या 5 मिनट तक ये कप टेबल पर रखे रहे दोनों, और वो पर्सन बी के आने का इंतजार करता रहा, और पता चला 4 मिनट बाद पर्सन बी पहुंचा, और जब पर्सन बी पहुंचा तो उसके कप में पहले से ही बॉइल्ड वाटर मिलाया हुआ है, और उसने अपने कप में बॉइल्ड वाटर प्लस कोल्ड मिल्क मिला दिया है। जब पर्सन बी पहुंचा तब उसने इसमें जो कोल्ड मिल्क था उसने मिलाया, आफ्टर सम टाइम मिक्स्ड कोल्ड मिल्क, इसमें कोल्ड मिल्क मिलाया आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना, क्या बेटा, कुछ समय बाद इसमें मिलाया कोल्ड मिल्क। तो बताना आपको यह है कि दोनों कप में से कप ए का टेम्परेचर ज्यादा होगा या कप बी का, आपको बताना यह है किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा इनमें से, किसका टेम्परेचर कम होगा। ये बात क्लियर है आपको, समझ आई मेरी बात, क्या मेरे भाई, कप ए का टेम्परेचर ज्यादा होगा कप बी से, डेफिनेटली, कारण उसका समझो, क्योंकि जब इसमें बॉइल्ड वाटर प्लस कोल्ड मिल्क मिला दिया तो इसका टेम्परेचर तो पहले कम हो गया, इसमें कोल्ड मिल्क मिलाया नहीं, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, और दोनों सेम समय तक रखे रहे, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा, इसका टेम्परेचर कम, और दोनों सेम टाइम तक रखे रहे, तो जो ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी है वो तेजी से ठंडी होगी, और जो कम टेम्परेचर वाली बॉडी है वो धीरे धीरे ठंडी होगी। तो इन दोनों में से, क्योंकि दोनों कप सेम टाइम तक रखे रहे, तो सेम टाइम में इसका टेम्परेचर ज्यादा फॉल कर गया, इसका टेम्परेचर कम फॉल किया, इसका टेम्परेचर एक तो ज्यादा फॉल कर गया, फॉल करने के बाद उसने उसमें कोल्ड मिल्क और मिला दिया, तो मेरे ख्याल से इसका टेम्परेचर कम और इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्लियर है? देन द टी
ऑफ पर्सन ए विल बी हॉटर, मतलब जिसमें पहले कोल्ड मिल्क मिला दिया था उसका टेम्परेचर ज्यादा और जिसने बाद में कप में मिल्क मिलाया है उसका टेम्परेचर कम। मेरे ख्याल से ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, आप इसको नोट कर लो। पर्सन ए जो पहले पहुंच गया उसने अपने कप में बॉइल्ड वाटर प्लस इमीडिएटली मिला लिया कोल्ड मिल्क, और वो इस वाले कप में उसने क्या मिलाया है, केवल बॉइल्ड वाटर डाला है, और वो व्यक्ति ए बी के आने का इंतजार करता रहा। जैसे ही वो आया तुरंत उसने उसमें क्या मिला दिया, कोल्ड मिल्क। बॉइल्ड वाटर में कोल्ड मिल्क मिलाया, मिक्स्ड आफ्टर, इसमें मिलाया आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ठीक है ना। देन द टेम्परेचर ऑफ ए, कप ए इज ग्रेटर देन बी, इसलिए लिखा है देन द टेम्परेचर ऑफ पर्सन ए विल बी टेम्परेचर ऑफ टी ऑफ कप, पर्सन ए नहीं, देन द टेम्परेचर ऑफ कप ए में जो टी है, द टेम्परेचर देन द टी ऑफ पर्सन ए, एक पर्सन जिस कप में चाय पी रहा है इस वाले कप की टी जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि इसका कूलिंग इफेक्ट तेजी से होगा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी तेजी से ठंडी होगी और कम टेम्परेचर वाली बॉडी धीरे धीरे ठंडी होगी। क्लियर। मैं आगे बात कर रहा हूं बच्चा, कर्व बिटवीन लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग एंड टाइम। है तो पॉइंट सिंपल सा बच्चों, आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, नोट करो पहले, कर्व बिटवीन लॉगरिथमिक वैल्यू, नेचुरल लॉग लिखा है लॉग ई, लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग एंड टाइम। मतलब कर्व खींचना है मुझे, टेम्परेचर डिफरेंस की ये लॉगरिथमिक वैल्यू है और टाइम के बीच में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर फॉल पर यूनिट टाइम इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नेगेटिव है थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है ना। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, कांस्टेंट लगा दो के। नेगेटिव का मतलब क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रेट ऑफ कूलिंग घटती जाएगी, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो रेट ऑफ कूलिंग डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट, इसको नोट कर लो। डी टी को तो यहां ले लो, इस डी टी को तो यहां ले जाओ इसकी जगह पर, और इसको ले आओ यहां पर, इसको ले जाओ यहां पर, तो रिलेशन आ जाएगा डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू माइनस के और डी टी पहुंच गया यहां पर, ये रहा डी टी। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, दिस इक्वेशन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन को दोनों तरफ से इंटीग्रेट करोगे तो के तो कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन टी के रिगार्ड में टी होगा, तो के तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन टी के रिगार्ड में टी होगा, माइनस साइन ऐसे ही है, 1 अपॉन थीटा का थीटा के रिगार्ड में इंटीग्रेशन होगा लॉग थीटा, तो लॉग नेचुरल लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट। इसको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन इधर तो इंटीग्रेशन आएगा क्या, इसको इंटीग्रेट करो ऐसे, तो 1 अपॉन थीटा का थीटा के रिगार्ड में तो लॉग थीटा आएगा इक्वल टू माइनस के 1 का टी के रिगार्ड में टी। तो जरा गौर से देख लो इस रिलेशन को, लॉगरिथमिक नेचुरल लॉग है ये, लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम बट नेगेटिव स्लोप के यहां पर कांस्टेंट है। तो लॉगरिथमिक वैल्यू टेम्परेचर डिफरेंस की तो मैंने ले ली वाई एक्सिस पर और टाइम ले लिया मैंने एक्स एक्सिस पर। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा लॉगरिथमिक वैल्यू लीनियरली डिक्रीज होगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम। हियर नेगेटिव साइन, स्लोप नेगेटिव है, के कांस्टेंट है, तो कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन कर्व बट नेगेटिव स्लोप। कर्व बिटवीन लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस एंड टाइम इज स्ट्रेट लाइन बट नेगेटिव स्लोप। टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा लॉगरिथमिक वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है ना। टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा। देन द कर्व बिटवीन लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग एंड टाइम
will be straight line with negative slope, with negative slope, with negative slope, slope negative है इसका। मैं बात कर रहा हूं राजा बेटा कर्व बिटवीन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी एंड टाइम, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी एंड टाइम, टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टाइम। तो जरा देखिएगा, अभी अभी आपने रेट ऑफ कूलिंग एज गिवन इक्वेशन लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू माइनस के टी, एंटी लॉग ले लो इक्वेशन का बोथ साइड। बाई टेकिंग एंटी लॉग ऑफ दिस इक्वेशन, इसका एंटी लॉग लेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर होगी ये थीटा माइनस थीटा नॉट बराबर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी, थीटा माइनस थीटा नॉट इजुकल टू ये एक्सपोनेंशियल की पावर पाई जाएगी, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी। तो जरा गौर से देखो यहां पर टेम्परेचर एक्सपोनेंशियल के डायरेक्ट ही प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्लोप इसका नेगेटिव है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर फॉल करता जाएगा एक्सपोनेंशियली। सो कर्व बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टाइम इज एक्सपोनेंशियल कर्व। ये तो टेम्परेचर लिया मैंने बॉडी का और ये लिया है मैंने टाइम, ये सराउंडिंग टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कौन सा सराउंडिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बॉडी का टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली फॉल करेगा, एक्सपोनेंशियल कर्व होगा। क्लियर है ये बात। टेम्परेचर बॉडी का फॉल करते 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 कितने के बराबर होगा, एटमॉस्फेयर मीन सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर होगा। और जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर होगा तो बॉडी जितनी हीट रेडिएट करेगी उतनी ही एब्जॉर्ब करने लगेगी। दोनों बॉडी और सराउंडिंग थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, उसके बाद टेम्परेचर फॉल करना बंद कर देगा। यही लिखा है विच शोज दैट द टेम्परेचर डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, जैसा कि ग्राफ देख रहे हैं आप। तीसरा ग्राफ देखिएगा, कर्व बिटवीन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी एंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। कर्व बिटवीन रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी and temperature difference between body and surrounding. Rate of cooling is directly proportional to temperature difference between body and surrounding. Directly proportional है, कर्व स्ट्रेट लाइन होगा। Rate of cooling directly proportional temperature difference. More is the temperature difference, more is the rate of cooling, less is the temperature difference, less is the rate of cooling. इधर तो rate of cooling है, इधर temperature difference है। temperature difference ज्यादा होगा तो rate of cooling ज्यादा होगी। कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा मेरे बच्चे। According to Newton's law of cooling, rate of cooling is directly proportional to temperature difference between body and surrounding. So the curve between rate of cooling and temperature difference between surrounding is a straight line, as shown in figure. Figure देख लो आप। क्लियर? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। मैं बात कर रहा हूं राजा बेटा, एक दो एग्जाम्पल बताऊंगा बच्चों, ये दो तीन एग्जाम्पल बताऊंगा राजा बेटा। यहां तक स्टीफन्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप एक दो बार इस वीडियो को देखें, सुने इसको, ठीक है ना। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक इस वीडियो को एक दो बार देखें और सुनाएं इसे, ठीक है, और रिवाइज करना।